हेलो गाइस। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। तो ये एग्जांपल समझनी है। इस एग्जांपल में ही स्टैंडर्ड का एक पोर्शन भी कवर हो जाएगा और स्टैंडर्ड का बहुत अच्छा बैकग्राउंड भी मिल जाएगा। सही है। तो एग्जांपल है, आप लोग एक सेल करने वाले हो। सही है। आप लोगों के पास एक कस्टमर आया और आप लोग एक सेल करने लगे हो। और फॉर एग्जांपल हम लोग ए हैं, ए कंपनी है, और हम लोग किसी बी कंपनी या बी पार्टी को हम लोग सेल करने वाले हैं। और आज है फर्स्ट, कह लो अक्टूबर X5। और स्टूडेंट्स हमारा ईयर एंड है, हमारी कंपनी का नॉर्मल लेते हैं ईयर एंड 31 दिसंबर। मतलब इस ट्रांजैक्शन का जो ईयर एंड आएगा पहला, वो ये वाला आएगा। सही है। हमारा ईयर एंड होता है दिसंबर। तो इस ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन हो रही है अक्टूबर X5 में, तो पहला ईयर एंड आएगा इसका दिसंबर X5। अच्छा, अब हम लोग सेल क्या कर रहे हैं? हम लोग बेचने लगे हैं कोई भी मशीनरी या कह लो कंप्यूटर। F3 की बुक में यही एग्जांपल थी। मैं एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा। कंप्यूटर हम लोग सेल करने लगे हैं। हम लोग कह लो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं। कंप्यूटर का बिजनेस है हमारा। हम लोग एक कंप्यूटर सेल करने वाले हैं। उसके साथ साथ उसने कहा कि भाई मुझे ये घर में ये सारा सेटअप इंस्टॉल भी करके जाओ। सब कुछ मुझे मतलब मेरे टेबल पे रेडी करके जाओ, सब कुछ A1 हो इसमें, विंडोज़ वगैरह। तो इंस्टॉलेशन भी, ज़ाहिर बात है, अब हम लोग कंप्यूटर के बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उसका इंस्टॉलेशन का सिस्टम हमारे पास ना हो या वो सर्विस हम लोगों को ना दे रहे हो। एक तरह से बाय प्रोडक्ट है ना ये हमारा। बाय प्रोडक्ट तो नहीं कह लो, प्रोडक्ट कह लो इसको। सही है, जॉइंट प्रोडक्ट ही कह लो। कि जो बंदा फॉर एग्जांपल जनरेटर्स का बिजनेस कर रहा है, तो उसके पास ये सर्विस भी तो होगी कि भाई किसी को इंस्टॉल करना है तो बताओ। सही है। तो इंस्टॉलेशन भी हम लोग कंप्यूटर की करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग हमने उसको लाइक कि एक और भी हमारा एक प्रोडक्ट था, हमने वो भी ऑफर किया कि भाई आपके कंप्यूटर में कभी भी कोई मसला आया, तो चूंकि हमारा ये टेक्निकल काम है, तो हम वो आपको टेक्निकल सपोर्ट आपको दे देंगे, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो वो जो टेक्निकल सर्विसेज हमने उसको देनी है, वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया 2 इयर्स का, कि 2 साल में जो भी इशू आया तो भाई तुम लोगों का बंदा आएगा और वो ठीक करके देगा मुझे। वारंटी तो ना कहो, बस ये एक सर्विस है। वारंटी ये होते हैं ना कि भाई इसमें अगर कंप्यूटर में कोई मसला निकल आया ना, तो मैं आपको ठीक कर दूंगा। सही है। वो मैं उसको ये नहीं बेच रहा। मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको कोई भी इशू आता है किसी चीज़ से भी रिलेटेड, तो आप हमें बता देना, बेशक वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो या ना हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ, तो वारंटी की मैं बात अभी इस एग्जांपल में नहीं कर रहा। तो वारंटी भी हम लोगों को देते होते हैं। सही है। तो मैं वो वाली बात नहीं कर रहा, वारंटी वाली। अच्छा, तो ये हमने कॉन्ट्रैक्ट में किया है क्या? कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और टेक्निकल सर्विसेज का। किस दिन? अक्टूबर में। सही हो गया। आगे चलते हैं। हमने उससे जो प्राइस, लाइक के हमने उसको बोला, कह लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वो फॉर एग्जांपल हमने लगाई 650 की। सही है। जब ये तीनों चीज़ें उसने पसंद कर ली, तो उसने पूछा कितने पैसे, तो हमने कहा $6,50,000। तो ये प्राइस एग्री हो गई, ओके हो गया। सही है। कह लो कि ये प्राइस हमने एग्री कर ली थी। सही है। अब वो हमें पैसे दे ना दे उस वक्त, बाद में दे, वो दैट इज समथिंग एल्स। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा। सही है। अब ये आप लोगों ने इतने की सेल कर दी है। पैसे मिल गए तो डेबिट कैश, नहीं तो डेबिट रिसीवेबल। सही है। बस आपने इतने की सेल कर दी है। अच्छा, अब जब अक्टूबर में हमने ये सेल की, 3 मंथ्स के बाद गाइस हमारा ईयर एंड आएगा। और ईयर एंड 31 दिसंबर X5 को, जब ये पहला ईयर एंड आएगा, तो आप लोगों को P&L बनाने पड़ेगी। तो आप लोग इसमें कितनी सेल्स लिखोगे? क्या यही पूरे का पूरा, या
किसी किसी बच्चे के माइंड में आएगा, F3 में जाहिर बात है, स्टैंडर्ड था, FA2 में भी अब तो है, या तो पूरा लिखें 6,50,000, और या तो किसी बच्चे के माइंड में आएगा कि भाई अभी तो 2 साल का वो जो वादा था वो तो पूरा तो नहीं हुआ, इस 6,50,000 में वो 2 साल का वादा भी तो है जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है, कि भाई कोई इशू आया तो हम तुम्हें ठीक कर देंगे। तो किसी किसी बच्चे के माइंड में आएगा कि भाई इस ईयर एंड पे तो अभी तो 3 महीने गुजरे हैं, अभी कुछ 24 महीने तो नहीं गुजरे, 2 ईयर्स तो नहीं गुजरे, पैसे तो उसने 2 ईयर्स के भी बीच में दिए हुए हैं ना, तो क्या ये पूरे का पूरा रेवेन्यू लिखें? या किसी किसी बच्चे के माइंड में आएगा कि भाई इस 650 को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर लो इस कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ पे जो कि है 24 मंथ्स, और जितने मंथ्स गुजरे हैं उतना लिखो। सही है। वैसे थोड़ा बहुत एक्रूअल कॉन्सेप्ट जेन में अभी शायद तुम लोगों के आया हो, कि एक्रूअल ने भी तो कहा है कि भाई जितना इस साल से बनता है उतना ही लिखो, तो वो तो इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो 3 महीने का ही बनता है। किसी किसी बच्चे के माइंड में आएगा नहीं यार पूरा लिख दो, क्या है बस हम दे देंगे उसको टेक्निकल सर्विसेज। सही है। तो किसी किसी के माइंड में आएगा कि 3 मंथ्स का लिखें, तो कितना रेवेन्यू लिखेंगे? एक्चुअली मैं तुम लोगों को पढ़ाने लगा हूँ IFRS 15 रेवेन्यू। सही है, IFRS 15 रेवेन्यू हम पढ़ेंगे, और कह लो कि कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं है जिसमें वो ये रेवेन्यू ना टेस्ट करे। और ये भी कह लो कि इजीएस्ट स्टैंडर्ड है, और इजीएस्ट पेपर में मार्क्स लेने वाला स्टैंडर्ड है। सही है, इजी मार्क्स, इसको कह लो कैश मार्क्स। सही है, कि पेपर में बस तुम इंतज़ार करो कि दुआ करो अल्लाह से कि हमें यही वाला स्टैंडर्ड का MTQ आ जाए, इजी मार्क्स। अच्छा, स्टैंडर्ड पे वापस आते हैं एग्जाम्पल पे, और मैं पूछ रहा था कि भाई रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट का पहला क्या मैं सारे का सारा रेवेन्यू इसी साल में लिख लूं जिस साल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या नहीं अभी इस साल के एंड पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, अगले साल के एंड पे लिखूं, तो इसमें भी तो पूरा नहीं हुआ होगा। इसमें अगर 3 मंथ्स हुए हैं तो इसमें 12 मंथ्स और हो चुके होंगे, तो ये तो 15 मंथ्स हुए हैं, 24 तो अभी भी नहीं हुए, इसका मतलब है अगले साल। इसमें भी 9 मंथ्स बनते हैं इसके, इस साल के सितंबर के एंड में। देखो 1 अक्टूबर X5 को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, तो सितंबर X7 में जाके ये खत्म होगा, तो 9 मंथ्स तो इस साल में भी आते हैं। क्या मैं पूरे का पूरा रेवेन्यू इधर लिखूं, या पूरे का पूरा रेवेन्यू इधर जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो, और या तो इनको मंथ्स के हिसाब से लिखूं, क्या करूंगा? तो गाइस हम लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, IFRS 15 फॉलो कर रहे हैं क्या, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, उस पीरियड में रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डेड रेवेन्यू रिकॉर्डेड इन दैट पीरियड टू विच इट रिलेट, जिससे ये ताल्लुक रखता है, अब टू विच इट रिलेट जिससे ये ताल्लुक रखता है। ताल्लुक से मुराद क्या, 2015 जिस साल हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था X5, क्या वो उस साल में लिखे? नहीं नहीं, ये भी रिलेट का मतलब है कि जब आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर दोगे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो परफॉर्मेंस करने की ऑब्लिगेशन थी, जो प्रोडक्ट देने की ऑब्लिगेशन थी, जो सर्विसेज देने की ऑब्लिगेशन थी, जब वो सेटिस्फाई हो रही हैं जिस पीरियड में, सही है, जिस पीरियड में वो सेटिस्फाई हो रही हैं उसमें लिखो। तो ये सेटिस्फाई तो डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में हो रही हैं, किसी में 3 मंथ्स, किसी में 9 मंथ्स, किसी में 12 मंथ्स, तो जिस पीरियड में जितना सेटिस्फाई हो रहा है उतना ही लिखो। मतलब इसमें भी रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू है उसको डिवाइडेड बाय 24 इंटू 3, इसमें डिवाइडेड बाय 24 इंटू 12, और लास्ट वाले में डिवाइडेड बाय 24 इंटू 9। अब क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सबकी ही 3 पीरियड्स में हो रही है? नहीं,
सबकी 3 पीरियड्स में नहीं हो रही। इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 चीजें हैं ना। अच्छा तो गाइस, कितना रेवेन्यू हम लोग लिखेंगे, सही है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे और मैंने बताया कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। और एक्रूअल ने कहा है कि जब जब तुम लोग अपनी परफॉर्मेंस करते जा रहे हो, जो बेच रहे हो, जो सेल कर रहे हो, जो भी आप लोग कस्टमर को डिलीवर करने लगे हो, जैसे ही वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए, कस्टमर को कंट्रोल मिल जाए, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो जाए, तो आप उस रेवेन्यू को लिख सकते हो। अब क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड उन तीनों चीज़ों का 2 साल में ख़त्म होगा, लाइक कि कस्टमर की तरफ ट्रांसफ़र होगा, या किसी चीज़ का पहले हो जाएगा, किसी का 2 साल में? तो यस, कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ए कंपनी पे सेल करने की, वो तो कस्टमर को हमने ऑन द स्पॉट दे दिया था, इसी डेट को। फिर हम लोग उसकी प्लेस पे, उसके वर्किंग एरिया में, उसके घर में हम लोगों ने इंस्टॉल भी कर दिया था उसी डेट को। बट ये चीज, ये 2 सालों में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इसकी सेटिस्फाई होगी। इस डेट पे इस चीज की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ये कब होगी? 2 सालों में। क्या इस डेट पे हुई है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई इसकी? तो नहीं, 3 महीनों की हुई है और तो नहीं हुई। तो इन दोनों की, कंप्यूटर और इंस्टॉलेशन की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इस डेट पे सेटिस्फाई हुई हुई थी, बट इसकी नहीं हुई हुई। तो इन दोनों का तो रेवेन्यू हम पहले साल में लिख सकते हैं ना। कंप्यूटर और इंस्टॉलेशन का रेवेन्यू हम पहले साल में लिख सकते हैं। वाई? क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई थी। बट टेक्निकल सर्विसेज जो हैं, इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देखो कब पूरी करेंगे? तो ये 2 सालों में पूरी करेंगे। तो ये रिकॉर्ड भी कब होगा? ये 2 सालों में रिकॉर्ड होगा। सही है। किस तरह, मैं बताता हूँ। हमने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस लगाई है 650। इसमें 3 चीजें हैं: कंप्यूटर, इंस्टॉलेशन और 2 इयर्स की सर्विसेज। इन दोनों का रेवेन्यू पहले साल ही रिकॉर्ड होगा, इसका 2 सालों में होगा। सही हो गया। क्यों? कोई भी पूछे क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमने उन दोनों की सेटिस्फाई पहले साल में ही कर दी है, पहली डेट पे ही कर दी है, जब ट्रांजेक्शन की है, जब हमने उसको सेल की है। इन दोनों की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हम लोगों ने उस वक्त पूरी नहीं की, 2 सालों में की है, तो ये 2 सालों में रिकॉर्ड होना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों का रेवेन्यू कितना है। हमने कहा है ना कि ये पहले साल ही रिकॉर्ड हो सकता है, तो इसका, इन दोनों का रेवेन्यू कितना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि ये 2 सालों में रिकॉर्ड होना है, तो इसका रेवेन्यू कितना है, जिसको हम डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे। इसका रेवेन्यू कितना है? इसको हमने पहले साल में रिकॉर्ड करना है, तो इसका रेवेन्यू कितना है, इसका रेवेन्यू कितना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो हमने इस 6,50,000 को स्प्लिट करना है इन तीनों में। अब ये कैसे होगा, तो देखते हैं। जब वो हमारे पास कस्टमर आया था ना, अब जाहिर ही बात है, उसने डायरेक्ट तो तीनों का नहीं पूछा, उसने आके कंप्यूटर या इस तरह कुछ ना कुछ पूछा होगा। जब उसने कंप्यूटर पूछा, उसने पूछा कितने का है, तो हमने कहा यार ये 5 लाख का। सही है, 3 जीरोज मैंने कॉमन ले लिए हैं। तो मैं इसकी अकेली वैल्यू बता रहा हूँ, सही है, इसको कहते हैं स्टैंड अलोन वैल्यू। फिर उसने पूछा कि यार क्या आप ये इंस्टॉल करते हो? हमने कहा यस, इंस्टॉल करते हैं। कितने पैसे लेते हो इंस्टॉलेशन के? हमने उसको बताया कि भाई हम लोग फॉर एग्जांपल 2 लाख लेते हैं। सही हो गया। फिर उसने कहा कि भाई अगर कोई इशू आता है तो क्या तुम लोग ठीक करते हो? तो हमने कहा यस, आपको किसी भी चीज़ में मसला हो, कोई आपने वेबसाइट कोई नहीं ओपन हो रही, या उसमें कोई विंडोज़ में मसला है, किसी भी चीज़ में मसला हो, तो वो हम ठीक कर देंगे आपको। तो 1 साल के टेक्निकल सपोर्ट के हम 1 लाख लेते हैं, तो 2 सालों के हम लोग 2 लाख ले लेते हैं। अब उसने कहा कि मैं ये तीनों चीज़ें खरीदूंगा। पहले उसने एक एक करके पूछा हमसे, इसको कहते हैं स्टैंड अलोन वैल्यूज। उसने कहा अगर ये मैं तीनों लूं, तो ये तीनों तो 9 लाख के बनते हैं, मुझे आप ये तीनों कितने के दे दोगे?
तो हमने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस एग्री देखो कितनी की थी, 6,50,000। सही हो गया, 6,50,000 हम लोगों ने एग्री की थी। ओके, अब प्राइस एग्री हुई हुई है गाइस 6,50,000। कितना डिस्काउंट हमने उसको दिया है? 2,50,000 का। इसको कहते हैं बंडल्ड सेल डिस्काउंट। जब आप ग्रुप में कोई चीजें बेचते हो तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना पड़ता है। इसको इसलिए भी बंडल सेल डिस्काउंट कहते हैं क्योंकि ये डिस्काउंट किसी एक चीज का नहीं है, ये 3 चीजों का मिलाकर डिस्काउंट है 250। सही है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने कंप्यूटर में से इसको डिस्काउंट दे दिया कि 5 लाख में से 250 आपको डिस्काउंट हुआ तो ओवरऑल प्राइस 650 हो गई तीनों की। नहीं, हमने पूरे बंडल का, हमने पूरे ग्रुप का डिस्काउंट 250 दिया। सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई 650 में हमने फिर कंप्यूटर की प्राइस क्या गई, क्या हमने इसमें से 250 डिस्काउंट दिया? तो आंसर इज नो। क्या हमने, अगर तो इसमें से 250 डिस्काउंट दिया तो कंप्यूटर की प्राइस 250 हो गई। तो आंसर इज नो। सही है, हमने डिस्काउंट इसमें से नहीं दिया। क्या हमने इसमें से डिस्काउंट दिया? तो ये भी नहीं। क्या यहाँ से डिस्काउंट दिया हमने? तो ये भी नहीं। हमने तीनों में से डिस्काउंट दिए। तो अब हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है कि हमने इनमें से कितना कितना डिस्काउंट दिया। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों ने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है? 250 आप लोगों ने डिस्काउंट दिया है 9 लाख में से। तो परसेंटेज निकालोगे, डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट 250 को टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस से डिवाइड करो तो आपके पास आता है 28% डिस्काउंट। आप लोगों ने गाइस 28% डिस्काउंट दिया है। सही है, ये मैंने किस तरह निकाला है मैं बता देता हूं। मैंने किया है 250 जो कि डिस्काउंट की वैल्यू है, कितने में से ये डिस्काउंट दिया है उसके साथ डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लो। तो ये 27.7 बनता है, मैं 28 लिख रहा हूँ। 28% डिस्काउंट हमने टोटल दिया है। हमने टोटल वैल्यूज में से 28% डिस्काउंट दिया। तो क्या वैल्यू हमने एग्री कर ली? 650। 9 लाख में से 28% मीन्स 250 हमने डिस्काउंट दिया, तो क्या प्राइस एग्री कर ली? 650। तो इन तीनों में से 28% इसका कम कर लो। हमने तीनों की कंबाइन वैल्यू में से 28% डिस्काउंट दिया है। तो इसका मतलब है तीनों में से हमने कितना डिस्काउंट दिया है? तीनों की टोटल वैल्यू में से 28% मीन्स के तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू से भी हमने कितना कितना दिया है? 28%। तो 28% इसमें से माइनस कर लो, ये आ जाएगा 360। सेकंड वाला आ जाएगा 144 और थर्ड वाला भी 144 ही आ जाएगा क्योंकि वो भी 2 लाख है। इन तीनों को आप ऐड करो, दैट विल बी इक्वल टू डिस्काउंटेड वैल्यू। आप इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज को डिस्काउंट करो 28% तो वो भी 650 होगा। आप इनकी टोटल वैल्यू को 9 लाख को डिस्काउंट करो एक ही दफा 28% तो वो भी 6,50,000 होगा। तो तीनों की वैल्यूज आ गई। तो 3,60,000 और 144 इंस्टॉलेशन का पहले रिकॉर्ड हो जाएगा। रेवेन्यू जो रिकॉर्ड होगा कंप्यूटर का पूरा, इंस्टॉलेशन भी हमने उसी साल कर दी थी और हमने 2 इयर्स टेक्निकल सर्विसेज में से 3 मंथ्स की जो प्रॉमिस थी, जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो हमने इस डेट पे पूरा किया हुआ है। नेक्स्ट ईयर क्या रिकॉर्ड होगा इसमें से? नेक्स्ट ईयर से क्या रिलेट कर रहा है? कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं? जस्ट टेक्निकल सपोर्ट की।
और पूरा साल का लिखा जाएगा, और आखिरी साल क्या होगा, 9 मंथ्स का लिखा जाएगा। सही हो गया। तो आखिरी साल में 9 मंथ्स का लिखा जाएगा गाइस। सही है, लास्ट ईयर में 9 मंथ्स का। जो दिसंबर X7 वाला ईयर होगा, उस साल सितंबर के एंड में ये पूरा हो जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट। तो 9 मंथ्स का इधर, 12 मंथ्स का इधर, और 3 मंथ्स का जिस साल कॉन्ट्रैक्ट किया था उस साल। सही हो गया X5 में। और X5 में टेक्निकल सर्विसेज के अलावा कंप्यूटर भी उसको हमने इंस्टॉल करके दिया था, कंप्यूटर भी सेल किया था और इंस्टॉल भी करके दिया था। सही हो गया, तो उसका भी रेवेन्यू हमने लिखा। तो गाइज जब भी हम लोग बंडल्ड सेल पे डिस्काउंट देंगे तो वो किसी एक चीज़ का डिस्काउंट नहीं होगा, वो सब में से सबका डिस्काउंट होगा। तो हमने करना क्या होगा कि हम लोगों ने देखना है कि डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी थी, और उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज में से हम लोग वो डिस्काउंट माइनस कर लेंगे। तो रेवेन्यू का स्टैंडर्ड मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और इस तरह से रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुआ करेगी तब रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ करेगा। और कुछ चीज़ों की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन उसी साल सेटिस्फाई हो जाएगी, कुछ रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है हमने ये देखा है। अब स्टैंडर्ड की ज़ुबान ज़रा देखते हैं कि स्टैंडर्ड इसको कैसे बता रहा था। IFRS 15 कहते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए तुम 5 स्टेप्स को फॉलो किया करो। सही है, 5 स्टेप्स मॉडल। सबसे पहले, क्या कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 में आता भी है या नहीं। IFRS 15 हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को डील नहीं करता, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करता है। उन कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रीटमेंट बताते हैं हमें कि कैसे लिखोगे सेल के कॉन्ट्रैक्ट्स को। सही है। तो कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को ये नहीं डील करता। अभी मैं बताऊंगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को ये डील करता है, किसको नहीं करता। तो पहला स्टेप था कि आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। तो न्यूमेरिक क्वेश्चन में तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, डायरेक्ट आपसे वो न्यूमेरिक आंसर मांग रहा होगा कि रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करें। तो उसमें वो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने की जरूरत है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है बस। बट थ्योरेटिक क्वेश्चन में वो पूछेगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसके कुछ एलिमेंट्स हमने देखने हैं अभी थ्योरेटिक के। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वाला होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना, जो IFRS 15 उसको डील कर रहा है, बाकियों को नहीं कर रहा, तो वो भी देखते हैं टॉपिक। दूसरा स्टेप आप लोगों ने देखना है, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या प्रोमिस की हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, क्या क्या हमने कस्टमर को देना है। आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। तो हमने गाइस जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें हमने 3 ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई करना था। एक हमने उसको कंप्यूटर देना था, एक हमने उसको जाके इंस्टॉलेशन भी करनी थी, और हमने 2 इयर्स की सर्विसेज भी देनी थी। तो कैसे ये पता लगा कि ये 3 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, ये एक ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इसके भी कुछ थ्योरेटिक बातें हैं जो हम स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। थर्ड स्टेप में होता है डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। इस कॉन्ट्रैक्ट में दाम कितना लगाया है। देखो पहले स्टेप था कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा भी है या नहीं, क्या IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, IFRS 15 का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या प्रोमिस की हैं और कितने के की हैं। थर्ड स्टेप है क्या प्राइस है, क्या पैसे अभी मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे। क्या जो है ना प्राइस यही रहेगी, या क्या पता ये बोले कि 3 महीने बाद नहीं मैं 650 नहीं 7 लाख दूंगा या 550 दूंगा। इस तरह का भी कुछ तो हो सकता है ना। तो थ्योरेटिक बातें रहती हैं, अभी ये स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा। सही है। तो देखेंगे फिर उस वक्त। अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये 5 स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने हैं। जब MTQ आते हैं तो एक उसमें MCQ ये होता है, 5 स्टेप्स पूछ रहा होता है। तो दुनिया का आसान तरीन मैंने वो स्टार्ट में ही बताया, कैश मार्क्स हैं इस स्टैंडर्ड में। सही है, कैश मार्क्स। तो ये 5 स्टेप्स जिसको याद है बस वो एक MCQ तो ये होता है। फोर्थ स्टेप होता है एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। एलोकेट, बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो दी ट्रांजैक्शन प्राइस। आपने इस 6,50,000 को बांटना है किस चीज पे, टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो हमने इस 6,50,000 को बांटना है किस चीज पे,
टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, कि इसमें हमने कंप्यूटर का कितनी प्राइस लगाई है। फोर्थ स्टेप ये है कि आप 6,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, और ये आपको पता होना चाहिए, आप आइडेंटिफाई करो कि आपने कंप्यूटर की क्या प्राइस लगाई थी, इंस्टॉलेशन की क्या लगाई है, और 2 ईयर सर्विसेज की क्या लगाई है। तो हमने ये कैलकुलेट की थी ना। हमने कैसे कैलकुलेट की थी, हमने इनकी जो स्टैंड अलोन वैल्यूज थी, उसमें से हमने माइनस किया था वो डिस्काउंट। डिस्काउंट हमने कैसे निकाला था, 250 डिवाइडेड बाय 900, 28% आया था। हमने यहाँ से भी 28% माइनस किया, यहाँ से भी 28% माइनस किया, और यहाँ से भी 28% माइनस किया था। तो आई रिमेम्बर कि ये आया था 144, आई थिंक, नहीं 144 तो ये थे, वो 360 था, ये 360 आया था, आई रिमेम्बर 360, 144 और 144 आया था। अच्छा, अब हमने इसको बांट दिया, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का तो अभी तक इसने नहीं बोला। इसने कहा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नहीं हुआ, क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी थी, प्राइस कितनी है, हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की प्राइस कितनी है। तो लास्ट में इसने बताया स्टेप नंबर 5 कि अब तुम रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। कब, एज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर सेटिस्फाइड। एज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, ये जो ऑब्लिगेशंस तुम्हारी हैं, जिनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, जिनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, तुम उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी तब, नहीं तो नहीं। एज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। अच्छा, इसने कहा तब रिकॉर्ड करो जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो। तो इसका रेवेन्यू तो उसी वक्त उसी साल हमने रिकॉर्ड किया था, इसका भी उसी साल। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई थी। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन गाइस सेटिस्फाई होती है कुछ चीज़ों की उसी वक्त, और कुछ चीज़ों की बाद में। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है कुछ चीज़ों की उसी साल, उसको क्या है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही हैं पॉइंट इन टाइम, उसी साल, उसी अकाउंटिंग पीरियड में। सही है, तो इनका रेवेन्यू भी रिकॉर्ड होता है उसी साल, उसी अकाउंटिंग पीरियड में। और कुछ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती हैं डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में, उसको कहते हैं ओवर द टाइम। सही हो गया, ओवर द टाइम। तो इनका रेवेन्यू भी कैसे रिकॉर्ड करना है, ओवर द टाइम। अच्छा, तो IFRS 15 पढ़ रहे हैं, और 5 स्टेप्स अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड करने में। आगे चलते हैं, और इन 5 स्टेप्स को डिटेल में अब देखते हैं। और ये 5 स्टेप्स में पहला स्टेप था कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हो भी रहा है या नहीं। सही है, तो सबसे पहला स्टेप होता है, हम लोगों ने ये देखना होता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 में फॉल करता भी है या नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट की सबसे पहले डेफिनेशन बताई हुई है कि भाई ये दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये एक तरह से राइट बना देता है। सही है, किसी का और किसी की ऑब्लिगेशन बना देता है। और रिटर्न भी हो सकता है, अक्सर हम लोग ज़्यादातर ओरली करते हैं, ज़ुबानी ही करते हैं। सही है, और या तो इम्प्लाइड भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। ये इम्प्लाइड का क्या मतलब है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। सही है, इम्प्लाइड का क्या मतलब है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ होते हैं इम्प्लाइड। सही है, एक्सप्रेस्ड क्या है कि रिटर्न फॉर्म या ज़ुबानी बता दो, इम्प्लाइड में बताते नहीं है बट वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ये कैसे मैं बताता हूँ, सही है, मैं बताता हूँ, 1 मिनट, बस 1 मिनट मुझे दे दो। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई स्टेप नंबर 1 ये है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड है भी या नहीं। सही है, तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वैलिड होगा, सबसे पहले वो देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये बुलेट्स जुबानी याद रखनी है। थ्योरेटिक क्वेश्चन आया, इजीएस्ट क्वेश्चन दुनिया का, जिसको ये जुबानी याद है ये बुलेट्स, बस वो ये क्वेश्चन कर सकता है। जिसको नहीं याद वो नहीं कर सकेगा किसी सूरत भी। तो बहुत आसान है, कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब दोनों पार्टीज ने ये कॉन्ट्रैक्ट मान लिया हो। जैसा कि हम लोग कहीं से गुजर रहे थे शॉप
किसी किसी शॉप वाले ने बोला कि भाई मैं ये चीज़ इतने की बेच रहा हूँ, सेल आउट कर रहा हूँ, क्या आपने लेनी है? तो इसमें कस्टमर ने अप्रूव नहीं किया अभी तक, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। वो जितना मर्जी शॉपकीपर चीखता चलाता रहे, बोलता रहे, कस्टमर ने अप्रूव नहीं किया, तो अगर अप्रूव नहीं किया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो पार्टीज जितनी भी होंगी इस कॉन्ट्रैक्ट में, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया हुआ होना चाहिए और उनकी कमिटमेंट भी हो कि वो इसको पूरा करेंगे। सही हो गया? द एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टीज। देखो ये पहले वाले में कमिटमेंट की बात जो आई हुई है ना, कि जैसे कि तुम कह लो कि भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उन्होंने अप्रूव भी कर लिया, बट तुम्हें उस दूसरे की नेचर से और उससे पता लग रहा है बिहेवियर से कि ये इसको पूरा नहीं करेगा, तो बस फिर तुम समझ जाओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। सही है? अ, दूसरा है कि भाई ईच पार्टीज राइट्स पता होने चाहिए। थर्ड वाले में कह रहा है कि भाई पेमेंट टर्म्स ऑब्लिगेशंस पता होने चाहिए। देखो दूसरे वाले में कह रहे हैं कि किसको क्या मिल रहा है, तो ए पार्टी को पैसे मिल रहे हैं, बी पार्टी को सर्विसेज और गुड्स मिल रहे हैं। सही हो गया? तो पहले वाले में कह रहा है कि भाई राइट्स बताओ, ये दूसरे वाले में। नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि भाई कैन आइडेंटिफाई पेमेंट टर्म्स, 6,50,000 दोगे, कब दोगे? सही है, ये सारा कुछ आइडेंटिफाइड होना चाहिए। तो पहले वाला दोनों अप्रूव करें, दूसरे वाला दोनों के राइट्स के बारे में पता हो, तीसरा पेमेंट्स के टर्म्स का पता हो, चौथा ये कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल टर्म्स पे होना चाहिए, इसकी कमर्शियल सब्सटेंस हो। किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो वो IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस नहीं है, कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। किसी को किसी ने बोला कि भाई लाइक के फॉर एग्जांपल हम लोग सेल करना चाह रहे थे और हमने सैंपल्स लोगों को ऐसे ही दी हैं, तो वो कोई कमर्शियल टर्म्स में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, उन सैंपल्स का कोई रेवेन्यू वगैरह नहीं लिख लेना, उनको एक्सपेंस आउट करो उन सैंपल्स को जो आपने फ्री में दिए हैं लोगों को। तो अब कोई दोस्ती यारी में किसी को आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल सब्सटेंस में नहीं होते। तो चार पॉइंट्स हो गए, अप्रूव होना चाहिए दोनों पार्टीज की तरफ से, दोनों के राइट्स पता हो, पेमेंट टर्म्स का पता हो, कमर्शियल सब्सटेंस पे होना चाहिए, कमर्शियल टर्म्स पे होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, और प्रोबेबल होना चाहिए कि भाई पैसे मिलेंगे। देखो ये प्रोबेबिलिटी की जो बात लिखी हुई है ना, अब मैं जिस दिन सेल कर रहा हूँ मुझे अगर उसी दिन पता हो कि कस्टमर पैसे नहीं देगा, तो बस बैड डेट है, और सेल लिखो ही ना, डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को क्या कर लो, एक्सपेंस आउट। बट अगर आपको प्रोबेबल लग रहा है कि भाई ये पैसे देगा, तो सेल लिख लो। बाद में लगा कि पैसे नहीं देगा, तो उस सेल को हटा देना, बैड डेट कर देना। तो प्रोबेबिलिटी की बात भी कॉन्ट्रैक्ट में आती है। सही हो गया? तो अब ये 5 बुलेट्स याद रखनी है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। तो अप्रूव्ड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स के बारे में पता हो, पेमेंट के टर्म्स का पता हो, कमर्शियल टर्म्स पे होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पेमेंट तो वो लाइक के गिफ्ट वगैरह में भी हो सकती है ना, कि आप 100 पाउंड्स दो और आपको 1,000 पाउंड्स वाला कोई प्रोडक्ट मिल जाएगा। पेमेंट के टर्म्स तो उसमें भी होती हैं, बट कमर्शियल सब्सटेंस उसमें नहीं होता। और आखिर में क्या है कि प्रोबेबल इनफ्लो होना चाहिए। अच्छा गाइस, स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 में हमने देखा है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी है या नहीं, उसके ये 5 फीचर्स आप लोगों ने याद रखने हैं। स्टेप नंबर 2 में हम लोग ये देखते हैं, जब अब पहला स्टेप हो जाता है ना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर ये देखते हैं कि अब कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी क्या है। सही है, कंपनी ने क्या देना है। आप आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सही है, एंटिटी की जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, इसमें हम लोग वो देखते हैं। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड तो 5वें स्टेप में होता है, अच्छा उससे पहले नहीं होता। ये नहीं समझना कि रेवेन्यू रिकॉर्ड करने लगे हैं हम लोग। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। जैसे कि जो मैंने एग्जांपल दी थी, उसमें हमने 3 चीज़ें कस्टमर को सेल आउट की थी। एक कंप्यूटर, 3 जिम्मेदारियां थी। कंप्यूटर के साथ क्या था कि हमने जाके इंस्टॉल भी करना है उसके घर में जाके, उसके प्रेमिसेस में, और फिर 2 ईयर्स की कोई भी टेक्निकल सपोर्ट उसको अगर चाहिए हुई तो वो भी हम लोग देंगे सर्विसेज। तो 3 ऑब्लिगेशंस थी। तो क्या ये एक ही ऑब्लिगेशन नहीं हो सकती? ये 3 क्यों है? अगर ही तो ये एक हो तो फिर तो काम ही आसान था ना। 6,50,000 को डिवाइड कर दे 24 पे, और मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 9,
मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेते, मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेते। बट हमने कहा नहीं, ये एक नहीं है, ये 3 का रेवेन्यू है, तीनों का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई सेपरेट जो है ना अकाउंटिंग ईयर्स में हो रही है। तो हमने इसको क्या किया था, एलोकेट किया था ट्रांजैक्शन प्राइस को। क्यों? क्योंकि ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस थी, अगर एक ही होती तो फिर तो एलोकेट तो ना करते ना। सही है। तो हमने ये देखना होता है कि कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, ये देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने में फिर हेल्प करता है, हमारी स्टेप नंबर 4 और 5 में हेल्प करता है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी होती हैं ये देखने के लिए थ्योरेटिक पर्सपेक्टिव क्या है। सबसे पहले तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस का इसने डेफिनेशन बताई हुई है कि भाई हम लोग ये जो वादा कर रहे हैं ना कस्टमर को देने के लिए, वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होती हैं। अच्छा, अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस उतनी ज़्यादा होंगी जितने ज़्यादा डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज होंगी। देखो, एक ऑब्लिगेशन जो होगी वो एक डिस्टिंक्ट गुड होगा, डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगे, सर्विसेज आएंगी। तो मैंने इसीलिए देखो यहाँ पे 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस थी, ये तीनों आपस में क्या थे, डिस्टिंक्ट थे। अब डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है तो मैं बताता हूँ। सही है, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये इसने खुद भी बताया हुआ है, मैंने ये डेफिनेशन यहीं पे लिखी हुई है। द डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस मस्ट बी आइडेंटिफाइड। आपने इन सेपरेट सेपरेट जो डिस्टिंक्ट ऑब्लिगेशंस हैं, आपने इनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और इसके कहने का ये मतलब है कि वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होती हैं। सही हो गया। अगर वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं हो सकती तो वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस नहीं है। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने उसको कंप्यूटर देना है, और कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड ड्राइव है वो मैं अलहदा से दूंगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। सही है, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये जो उसका वो जो सीपीयू है ना, अब वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है हमारी। सही है, वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में तो मैं पूरे का पूरा कंप्यूटर ही उसको दे रहा हूँ, सिर्फ सीपीयू तो नहीं, मॉनिटर वगैरह भी दे रहा हूँ। तो सीपीयू और मॉनिटर मिलाकर ये क्या है, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्योंकि वो लेके दोनों लेके जा रहे हैं ना। बट अगर मैं उसको यूं कहता कि भाई सीपीयू इतने का, मॉनिटर इतने का, बताओ क्या चाहिए, वो कहता मुझे सिर्फ सीपीयू चाहिए, तो ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती। वो कहता सिर्फ मुझे मॉनिटर चाहिए, ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती। बट एक ऐसा कस्टमर आया था हमारे पास जिसने कहा मेरे पास सीपीयू मॉनिटर कुछ भी नहीं है, मुझे ये दोनों चाहिए। अब वो तो बंदा सिर्फ सीपीयू ले जाए तो वो तो नहीं उसको चला सकता कंप्यूटर को, उसके बाद मॉनिटर तो होगा नहीं। तो उसके लिए ये क्या बन जाएगी, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हमारे लिए भी ये क्या बन जाएगी, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि एक चीज दूसरे के बगैर नहीं चल सकती। तो उस जगह पे वो क्या बन जाती है, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बट जिस जगह पे वो सेपरेटली सेपरेटली फंक्शन कर सकती हो, सेपरेटली चल सकती हो, उससे सेपरेटली इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकता हो कस्टमर, तो वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। तो जितने ज़्यादा डिस्टिंक्ट होंगे उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होंगी। तो इस केस में मैंने कौन सा वाला केस एज्यूम किया हुआ था, कि ये एक ऐसा कस्टमर था जिसके पास सीपीयू मॉनिटर दोनों नहीं थे, तो वो पूरा कंप्यूटर लेके गया, तो ये पूरा कंप्यूटर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब क्या वो कंप्यूटर से अलहदा, इंस्टॉलेशन से अलहदा फ़ायदा ले सकता है? यस, ले सकता है। वो इंस्टॉलेशन किसी और से जाके करवा लेता, तो कंप्यूटर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी। बट उसने कहा मुझे इंस्टॉलेशन भी चाहिए, तो ये एक दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई। तो ये दोनों आपस में डिस्टिंक्ट हैं, अलग-अलग हैं, इन दोनों की प्राइसेस अलग थी, इनके मार्जिन मार्कअप जो प्रॉफिट में यूज़ किए गए हैं सेल्स की प्राइस निकालने में वो अलग थे। तो ये दोनों, इनका फंक्शन अलग है, इनकी नेचर अलग है दोनों की, इन तीनों की बल्कि। तो ये तीनों अलग-अलग हैं। बट अगर यूँ होता कि कोई भी कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के बगैर चल ही नहीं सकता, कोई भी कंप्यूटर देखो इंस्टॉलेशन के बगैर चलता है ना, हम लोग जाके शॉप पे, आप लोगों ने भी जब भी कंप्यूटर खरीदा होगा शॉप से कंप्यूटर ले आए होगे, इंस्टॉलेशन किसी और से करवा ली होगी, तो चल सकते हैं ना। तो अगर यूँ होता कि नहीं चल सकता इंस्टॉलेशन के बगैर, कि वही शॉपकीपर आके इंस्टॉल भी करेगा, अगर ऐसा कोई रूल होता, तो ये कंप्यूटर और इंस्टॉलेशन एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती, क्योंकि कंप्यूटर तो अधूरा रह जाता फिर इंस्टॉलेशन के बगैर। तो अगर ये आपस में सेपरेटली सेपरेटली चल सकती हैं, सेपरेटली परफॉर्मेंस सेपरेटली फ़ायदा ले सकते हैं अगर कस्टमर इनसे, तो ये क्या हो जाती हैं, डिस्टिंक्ट हो जाती हैं, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं। अब ये क्या बताया हुआ है इसने, अगर कस्टमर सेपरेटली सेपरेटली फ़ायदा ले सकते हैं इनसे, कि वो कंप्यूटर सिर्फ ले जाए, इंस्टॉलेशन किसी और से करवा ले, इंस्टॉलेशन का फ़ायदा वो कहीं और से ले, तो फिर ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। बट अगर ये एक दूसरे से जुदा नहीं की जा सकती, और कंप्यूटर और इंस्टॉलेशन दोनों अगर जुड़े हुए होते, एक ही कंपोनेंट होता, तो फिर ये क्या होता, ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाती। सही है। अच्छा, द एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर सर्विसेज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होने चाहिए।
तो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो सकती हैं। हम लोग कंप्यूटर अलहदा बेच रहे हैं, इंस्टॉलेशन अलहदा, टेक्निकल सर्विसेज उसको अलहदा बेच रहे हैं एक तरह से। तो मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब होती है? जब कस्टमर को हमने सेल भी की है और 1 साल की कोई सर्विसेज वगैरह भी दे रहे हैं। सही है। अब कुछ कस्टमर होते हैं वो कहते हैं हमें सर्विसेज नहीं चाहिए, कुछ कहते हैं चाहिए। कहीं किसी जगह पे हम लोग पैसों की सर्विसेज बेचते हैं, किसी जगह पे फ्री में। बात समझ आई नहीं आई है? तो गाड़ी देना और सर्विसेज देना ये एक अलग अलग है। वो गाड़ी ले जाए, सर्विस के बगैर भी तो चला सकता है, मेंटेनेंस के बगैर भी तो चला सकता है। तो गाड़ी से इकोनॉमिक बेनिफिट वो अलहदा लेगा, सर्विसेज से अलहदा। तो ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। फिर एक से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस की क्या एग्जांपल दी हुई है कि हम लोग आपको लेक्चर्स भी देंगे, बुक भी देंगे। सही हो गया। अब ये लेक्चर्स अलहदा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बुक अलहदा। कस्टमर इन दोनों से अलहदा अलहदा बेनिफिट लेगा। पहली शर्त पूरी। हम लोग इसको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दूसरी शर्त पूरी। सही हो गया। बट अगर मैं यूं बोलता कि बुक के बगैर वो लेक्चर चल ही नहीं सकता, वो लेक्चर आप ले ही नहीं सकते क्लास में। सही है। ये दोनों ज़रूरी हैं कि भाई लेक्चर का वो जो नोट्स हैं वो अहम है, उस नोट्स पे ही एग्जांपल लिखी हुई है, वहीं पे जाके सॉल्व करोगे, वो लेक्चर का पार्ट है। तो फिर ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है। बट लेक्चर्स और टेक्स्ट बुक जो होती है, टेक्स्ट बुक असल में देखो ये कैप्टन वाली टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं ना, ये वो क्लास नोट्स वाले की बात नहीं कर रहा। मैं तुम लोग को क्लास में पढ़ाते वक्त नोट्स देता हूँ, वो लेक्चर का ही पार्ट है। वो मेरे लिए सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ, अगर मैं ये बोलता कि भाई तुम लोग मुझे नोट्स के पैसे अलहदा से दो, जो देगा कोई बच्चा नहीं देगा, तो वो फिर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बनती है वो नोट्स। बट मैं किस तरह से देता हूँ कि जो पढ़ाना है उसका वो डॉक्यूमेंट हाथ में दे दिया या पीडीएफ में दे दिया, तो ये उस लेक्चर का ही पार्ट होता है। बट अगर मैं बोलूँ कि भाई लेक्चर्स मेरे से लो, और जिसने बुक लेनी है तो वो बुक भी ले लो मेरे से आके, तो ये एक अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस मैं दे रहा हूँ। सही है। और अगर मैं ऐसे देता कि भाई ये ले लो लेक्चर, और लेक्चर के अंदर ही मैं कोई पेज या कोई नोट्स दे देता, तो वो एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं थी, वो उस लेक्चर का ही पार्ट था। ये नीचे सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का भी बताया हुआ है कि एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है। आप किसी को बिल्डिंग बना के दे रहे हो, बिल्डिंग दे रहे हो, ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। सही है। आप कहते हो कि मैं बिल्डिंग बना के दूंगा, और उस बिल्डिंग से 200 मीटर्स दूर एक आपको स्विमिंग पूल भी अलग से बना के दूंगा, उसके मैं अलग चार्जेस लूंगा। तो फिर ये दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाती है, एक बिल्डिंग भी, एक वो स्विमिंग पूल भी। और मैं बोलूँगा मैं बिल्डिंग बना के दूंगा और उसके अंदर ही स्विमिंग पूल भी होगा, उसका ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो वो बिल्डिंग अकेली ही क्या है, उसके स्विमिंग पूल को मिला के एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और इसी तरह हम ये जो पेपर्स ऑफर कर रहे होते हैं, 5 6 7 किसने क्या पढ़ना है, तो अब बच्चे की मर्जी है। तो 5 एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई, F6 दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी, F7 तीसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी। तो एक पेपर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई। सही हो गया। तो ये थ्योरेटिक से कुछ बातें थी जो कभी भी उसने पूछी नहीं है। सही है। बट थोड़ा बहुत माइंड में रखना, न्यूमेरिक क्वेश्चन में वो एग्जैक्ट इशारा मतलब कि आपको पता होगा कि कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं। सही है। जिस तरह ये न्यूमेरिक क्वेश्चन मैंने जो करवाया बस इसी तरह का डेटा होगा, तो उसमें पता होगा कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं। थ्योरेटिकली कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि गुड्स अगर एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं, सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, कस्टमर उससे अलग अलग बेनिफिट लेगा। सही है। बेशक उसको मिलाकर भी ले ले, बट वो अलग अलग ले सकते हैं उससे अगर फ़ायदा, तो ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती हैं। सही हो गया। अच्छा गाइस, तो हम लोग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। स्टेप नंबर 2 है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, और थ्योरेटिक पॉइंट्स इसके हमने देखे हैं। और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी है ये डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या उन चीज़ों से अलग अलग बेनिफिट ले सकता है, क्या वो चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड तो नहीं है कहीं। अगर अलग अलग ले सकते हैं, हाँ गुजारा हो सकता है, अलग अलग उसके पास ख़रीदने के ऑप्शंस थे उस चीज़ को, तो फिर वो क्या हो जाती हैं, अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हो जाती हैं। बट किसी जगह पे अलग हम ऑप्शन नहीं देते। अब जिस तरह मैंने वो नोट्स की एग्जांपल दी है, तो वो नोट्स देते वक्त मैं कोई प्राइस नहीं कोट करता, कोई ऑफर नहीं करता, कोई एक्सेप्टेंस नहीं करता, बस डायरेक्ट नोट्स दे देता हूँ लेक्चर पढ़ाते वक्त। तो वो लेक्चर का ही पार्ट था। तो वो लेक्चर और नोट्स वो एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। बट अगर मैं तुम लोगों से पूछता कि भाई लेक्चर लेने हैं या नोट्स, लेक्चर की इतनी प्राइस है, नोट्स की इतनी प्राइस है, दोनों को मिला के इतनी प्राइस है, तो फिर ये अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती। सही है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे ये जो मैंने बातें की हैं, ये कभी टेस्ट नहीं होती इतनी खास, ये कोई क्वेश्चन नहीं है इनका प्रैक्टिस के लिए, बस ये थ्योरेटिक बातें थी कि माइंड में रखनी है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहते किसको है। ये नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है
performance obligations may not be limited to goods or services that are explicitly stated in the contract. अच्छा, वो कह रहा है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो महदूद नहीं है जो सिर्फ हमने कॉन्ट्रैक्ट में बता दी है। सही है, ये एक्सप्लिसिट से मुझे वो बात भी याद ही, मैंने बताई नहीं तुम लोगों को कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लाइड में क्या फ़र्क है, वो मैं बताता हूँ, कोई नहीं। बट ये कह रहा है कि यार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस महदूद नहीं है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया ना वहां तक महदूद नहीं है। अक्सर एंड एंटिटीज कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस, पब्लिश्ड पॉलिसीज और स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स में क्रिएट, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पास्ट में हमने कुछ ऐसा किया हो, या हमारी पॉलिसी हो कोई, या कोई स्पेसिफिक हमने जुमला बोल दिया था कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, तो उसकी वजह से, उन पास्ट प्रैक्टिसेस की वजह से क्या पता फ्यूचर में भी और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस अराइज हो जाए। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिर्फ लिमिटेड नहीं होती वहां तक जहां तक कॉन्ट्रैक्ट में लिखती जाए, अक्सर कोई और भी अराइज हो जाती हैं फ्यूचर में हमारे ऊपर। जैसे कि हमने बोला हुआ हो कि भाई अगर ये ख़राब होता है तो हम लोग आपको ठीक करके देंगे या रिप्लेस करके देंगे, इस तरह की कोई, तो वो फिर हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है। या हमने खुद पब्लिश किया हुआ हो ये पॉलिसीज, या हमने सिर्फ पब्लिश नहीं किया हो, पब्लिसाइज ना किया हो हमने पॉलिसी को, बट हमने किसी स्पेसिफिक कस्टमर को जुमला बोल दिया। सही है कि कोई मेजर कस्टमर था, उसके बाद पावर थी कस्टमर के पास, कोई ग्लोबल कस्टमर था, पूरी कंट्री को हमने कुछ सप्लाई करना था। सही है, उस बंदे को हमने देना था, वो पूरी कंट्री में वो सेल करता। तो कोई बड़ा कस्टमर है, उसको हमने कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट अगर बोल दी, तो फिर हमें उस स्टेटमेंट को, उस पॉलिसी को या उस प्रैक्टिस को पूरा करना पड़ जाता है अक्सर। सही है, तो ये भी बस एक थ्योरेटिक सी बात है, याद रखो। और ये आखिरी ये जो नेक्स्ट बात लिखी हुई है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से, अब ये इंपॉर्टेंट है। एंटिटी मस्ट डिसाइड नेचर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो टॉपिक अगर आया, ये टॉपिक का यही नाम है, नेचर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अक्सर हम लोग खुद परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सही है, अक्सर हम खुद, जैसे कि मैं कहता हूँ मैंने अपना घर बेचना है, तो मैं खुद बेचूंगा। सही है, तो एक तो ये होता है इटसेल्फ, हम लोग खुद बेचें, और एक ये होता है कि हम कोई थर्ड पार्टी अरेंज करें, कोई किसी रिटेल आउटलेट वाले को बोलें या किसी एजेंट को बोलें कि भाई आप ये बिकवा दो। सही है, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की दो नेचरें हैं, या तो खुद सेटिस्फाई करो या तो किसी और को बोलकर, अनदर पार्टी को बोलकर सेटिस्फाई करवा दो उसको। सही है, देखो इस केस में अगर किसी और को हमने बोला, इस केस में एक हम है, कंपनी, प्रिंसिपल, जिसकी वो चीज़ है, वो चीज़ हमारी है, हम मैन्युफैक्चरर है, हमारे नाम का वो ब्रांड है। हमने एक बंदे को बोला कि यार आप बेच दो, वो हो गया एजेंट। सही हो गया इस केस में, ये दूसरे वाले केस में। इस केस, पहले वाले केस में कोई भी एजेंट नहीं था, सिर्फ प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ही बेचता था। नेक्स्ट वाले केस में एजेंट भी है। मैंने फॉर एग्जांपल एजेंट को बोला कि यार मेरे पास एक स्टॉक है, वो 2 मिलियन का, बेच दो, मैं आपको 10% दूंगा एज अ कमीशन। सही है, एजेंट ने बेच दी, एजेंट को कैश कितना मिला, 2 मिलियन। एजेंट अपने पास कितना लिखेगा, ये दो पार्टीज होगी ना, दो कंपनीज होगी हैं, ये अपने पास रेवेन्यू कितना लिखेगा, ये अपने पास गाइस रेवेन्यू लिखेगा, सिर्फ क्या जो इसने कमाया, एजेंट ने क्या कमाया है, एजेंट ने सिर्फ 10% कमाया है 2 मिलियन का, 10% कमाया है 2 मिलियन का, ये हो जाएगा 200। सही हो गया, एजेंट को हमने कहा कि 2 मिलियन की ये चीज होगी, आप बेच दो, एजेंट ने बेच दी। तो एजेंट को क्या मैंने बोला था मैं दूंगा, 10% कमीशन। तो एजेंट ने बाकी क्या करने हैं पैसे, बाकी पैसे उसने मुझे दे देने हैं, पेएबल टू प्रिंसिपल। कितने पैसे इसने मुझे देने हैं, 90% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सही है, 10% इसका, 90% प्रिंसिपल का। फिर जिस दिन ये गाइस पेमेंट कर देगा, जिस दिन ये पेमेंट कर देगा गाइस, व्हेन पेड, तो ये अपना पेएबल खत्म कर देगा एजेंट, और कैश मुझे दे देगा। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल क्या लिखेगा,
हमारी बुक्स में क्या लिखा जाएगा? हमें पैसे मिलेंगे नेट ऑफ कमीशन। हमने सेल कर दी है, हम पूरे का पूरा रेवेन्यू लिखेंगे। तो बाकी जो 200 मैंने उसको पे किया, वो रेवेन्यू से देखो, आप रेवेन्यू में 1800 भी लिख सकते थे, बट इस तरह प्रेजेंटेशन नहीं करनी। आपने रेवेन्यू में पूरा लिखना है। आपने क्या करना है? कमीशन एक्सपेंस आउट करना है। आपने रेवेन्यू गाइस, प्रिंसिपल ने रेवेन्यू फुल लिखना है, कमीशन अलहदा से एक्सपेंसेस में लिखना है। एजेंट ने अपना रेवेन्यू ही क्या लिखना है? कमीशन, बस। सही हो गया। और बाकी के पैसे ये दे देगा, बाकी इसका कोई इनकम एक्सपेंस नहीं है। देख लो, ये कैश है, ये पेएबल है, ये पेएबल है, ये कैश है। कोई इनकम एक्सपेंस इसने और नहीं लिखा। सिर्फ क्या लिखा है इसने? क्रेडिट रेवेन्यू में कमीशन, डेबिट कैश। इसने उस कस्टमर से पूरा कैश लिया था, बाकी इसने पेएबल लिख दिया हमें। सही हो गया। तो ये लिखा हुआ भी है इधर मैंने नोट्स में। इफ एन एंटिटी इज एन एजेंट, इस दूसरे वाले केस में अगर आप क्वेश्चन में एजेंट हो गाइस, तो आपका रेवेन्यू क्या होगा? मैंने क्या लिखा है? रेवेन्यू कमीशन। सही हो गया, कमीशन रेवेन्यू होगा। और प्रिंसिपल का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो आगे नोट्स में लिखा हुआ होगा। और प्रिंसिपल की ये ट्रीटमेंट है कि प्रिंसिपल रेवेन्यू पूरा लिखेगा, कमीशन को सेपरेटली लिखेगा 200। ये नहीं आप कर सकते कि रेवेन्यू ही आप 1800 लिखो यहाँ पे, एक्सपेंस और रेवेन्यू को नेट ऑफ करके रेवेन्यू लिख दो। नहीं, ये प्रेजेंटेशन नहीं करनी। आगे चलते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल भी है वैसे, ये एग्जाम्पल भी है ये एजेंसी वाली। हेड्रियन को रेवेन्यू इंक्लूड्स, हेड्रियन ने रेवेन्यू में लिखा हुआ है। सही है, ये स्पेशल एग्जांपल है, ये समझोगे सारे। ये बोल रहे हैं कि एच ने, हेड्रियन ने रेवेन्यू में लिखा हुआ है, रेवेन्यू इंक्लूड्स, जिसका टोटल रेवेन्यू नहीं दे रहा, बट वो कह रहे हैं रेवेन्यू में हमने लिखा हुआ है कितना? 45,000। अच्छा, आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि ये वो रेवेन्यू है जो इसने एजेंट के तौर पर ये कमाया था, इसलिए इसमें सेल्स में ये एजेंट था। तो एच क्या हो गया? एजेंट। अब एजेंट अपना रेवेन्यू में सिर्फ कमीशन लिख सकता है, तो क्या ये कमीशन है? अभी तक इसने नहीं बताया। और कह रहे हेड्रियन को अर्न 10% ऑफ दी सेल्स। हेड्रियन का तो रेवेन्यू असल में कमीशन था, और वो कितना बनता था? 10%। उसने तो रेवेन्यू में क्या लिखा हुआ है? पूरा। तो एजेंट तो पूरा नहीं लिख सकता, एजेंट सिर्फ अपना रेवेन्यू में क्या लिखेगा? कमीशन। तो आपने क्या करना है? इस एजेंट के रेवेन्यू में से बाकी के पैसे निकाल देने हैं, क्रेडिट करना है इसके रेवेन्यू को, बाकी के पैसे निकाल देने हैं। 45,000 में से 4500 वो एजेंट रख लेगा अपने रेवेन्यू में, बाकी निकाल दे, उसने गलत लिखा हुआ है। सही हो गया। आगे क्या कहता है? वो कहते हैं कि रेमिटेड द डिफरेंस ऑफ दिस। वो कह रहे हैं कि वो जो बाकी का डिफरेंस था ना, वो उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिख दिया। ये देखो जरा इसने क्या किया, इसने रेवेन्यू में लिखा है पूरा, और बाकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिख दिया। तो ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट इसने कितना लिखा है? 4500 ही। जितना उसका रेवेन्यू था उसने उतना ही लिखा है, बट वो कहाँ लिखा है? जीपी में। वो ये रेवेन्यू नहीं लिख सकता। और कॉस्ट ऑफ सेल्स की तो मैंने बात ही नहीं की ऊपर, कि इसने जितने पैसे प्रिंसिपल को देने होंगे वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिख दो, ये भी कोई बात नहीं है, ये भी गलत है। उसका रेवेन्यू सिर्फ कितना होना चाहिए था? 4500, 10%, बस। सही हो गया। तो उसने गलत किया है, तो आपने क्या करना है? उसके रेवेन्यू में से भी एक्स्ट्रा अमाउंट निकालनी है जो उसने लिखी हुई है। ये देखो, ये मैंने क्रेडिट लिखा था, ये डेबिट था। डेबिट रेवेन्यू करना है। रेवेन्यू को जब भी कम करोगे, उसने रेवेन्यू 45,000 पूरा लिखा हुआ है, रेवेन्यू को कम करना है, ये बनाना है। तो रेवेन्यू कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट रेवेन्यू। और उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी लिखी हुई है यही अमाउंट। वो बता रहा है कि वो जो 10,500 था उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखा है, तो गलत लिखा है, वहां से भी हटाओ। कॉस्ट को कम करने के लिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करने के लिए क्रेडिट करोगे। तो ये इसमें एडजस्टमेंट थी। सही है ये वाली। आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा है? प्रिंसिपल पूरा रेवेन्यू लिख सकता है, कमीशन वो एक्सपेंस में लिखेगा, एजेंट सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू लिखेगा, बस, और कुछ भी नहीं। और उसका रेवेन्यू क्या होगा? सिर्फ कमीशन।
थर्ड जो स्टेप आता है, डिटरमाइन दी ट्रांजैक्शन प्राइस। डिटरमाइन दी ट्रांजैक्शन प्राइस पे ही ये आगे सारा स्टैंडर्ड चलेगा। बहुत डिटेल में इसकी एग्जांपल्स आएंगी, तो वो एग्जांपल्स दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट ओवरव्यू। हर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन प्राइस होती है गाइस। न्यूमेरिक क्वेश्चन में तो आपको ये गिवन होगी, सही है, न्यूमेरिक क्वेश्चन में ये गिवन होगी। वैसे ही प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको मैंने एक कंपनी में हायर कर लिया, उस कंपनी में आप फर्स्ट टाइम आए हो, आपने उस कंपनी का प्रोडक्ट कितने का होना चाहिए, उसका रेवेन्यू कितना एग्री किया गया है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि रेवेन्यू कितना एग्री किया गया है ये थ्योरेटिकली, देखो प्रैक्टिकली ये आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेवेन्यू कितना, प्राइस कितनी एग्री की गई है, इसी पे तो हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। आपको अगर प्राइस ही नहीं पता, जिस तरह मेरी एग्जांपल में 6,50,000 हमने प्राइस लगाई थी, अब अगर आपको यही नहीं पता तो आप रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो ट्रांजैक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। न्यूमेरिक क्वेश्चन में गिवन होगी, बट प्रैक्टिकली आपने कैसे निकालनी है कल को प्रैक्टिकल लाइफ में, सही है। अगर गिवन ना हो तो वो कंसिडरेशन होता क्या है, जो हमें पैसे मिलने होते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सही है। अच्छा, अब हमारे ट्रांजैक्शन प्राइस में क्या क्या हो सकता है? मे बी हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस में अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी भी हो। तो वो जो अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी होते हैं ना, वो रेवेन्यू में नहीं लिखना। बात समझ आइए? देखो, आप सेल कर रहे हो 1,000 की, आपको HMRC ने कहा कि भाई आउटपुट वैट भी ले लो 100, तो आप कितना लोगे कैश? 1,100। बट रेवेन्यू में कितना लिखोगे? 1,000। क्योंकि 1,100 में 100 रुपया वो है जो आपने थर्ड पार्टी के बिहाफ पे उठाया है। तो वो जो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे उठाया है वो आप एज अ पेएबल लिख दो, उस पार्टी को दे देना। वो आपका ना इनकम है ना एक्सपेंस है, वो आप उस पार्टी को दे देना। तो टैक्स पेएबल में हम वो 100 लिख देते होते थे, आउटपुट वैट, क्रेडिट आउटपुट वैट हम लिखते थे ना। तो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे जब भी कोई अमाउंट उठाओगे तो वो रेवेन्यू में नहीं आएगा, वो ट्रांजैक्शन प्राइस में, लाइक प्राइस होती है एग्रीड, बट वो रेवेन्यू में नहीं आएगा, उसको आपने सेल्स में नहीं लिखना। अच्छा, देखो रेवेन्यू में मैंने क्या लिखा है, नेट अमाउंट लिखी है 1,000। इसी तरह एजेंट वाले केस में एजेंट ने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे पैसे उठाए थे ना, ऐसे ही था ना। 4,500 उसने उठाए थे, जिसमें से 40,500 किसी और के थे, तो वो रेवेन्यू लिखना उसने। सही हो गया, अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी रेवेन्यू में नहीं आती। तो उसने ये जो रेवेन्यू में लिखा हुआ था ये गलत लिखा हुआ था, हमने उसका रेवेन्यू ये बना दिया इस एंट्री से। सही है। तो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे अमाउंट अगर कलेक्ट की हुई हो, थ्योरेटिकली याद रखनी थी रेवेन्यू में। फिर आपने ट्रांजैक्शन प्राइस में और क्या देखना है? ट्रांजैक्शन प्राइस में कोई फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकती है, जिस तरह ये अभी 45,000 की सेल्स की है हमने, सही है, एजेंट ने किया है, जिसने भी किया वो 45,000 क्या था, फिक्स्ड रेवेन्यू था। वेरिएबल अमाउंट भी हो सकती है। अच्छा, वेरिएबल, अब ये वेरिएबल का क्या मतलब है कि एक सेल 100 पे करो, अगली सेल 120 पे? नहीं, वेरिएबल का ये मतलब नहीं है। वेरिएबल कंसिडरेशन को मैं सही डिटेल में डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में एग्जांपल के साथ। इसको कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन भी कहते हैं, शर्तियन। ये वो मैनेजमेंट वाला वेरिएबल नहीं है। अच्छा, जेन से निकाल दो कि ये मैनेजमेंट वाला वेरिएबल है कि अमाउंट्स चेंज होती रहेंगी, हर प्रोडक्ट हम डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स पे सेल करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन भी कहते हैं, कॉन्टिंजेंसी कहते हैं शर्त को। एक ऐसा रेवेन्यू जो शर्त पे डिपेंड कर रहा हो, शर्त के मुताबिक वो कुछ और हो जाए और शर्त के मुताबिक वो कुछ और हो जाए। सही है। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, छोटी सी एग्जांपल, सही है, बाकी डिटेल में ये पढ़ेंगे। मैंने बताया कि इसी पे ऑलमोस्ट आगे स्टैंडर्ड है, सही है। तो एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं। इस कॉन्टिजेंसी वाली जो कंसिडरेशन है, वेरिएबल कंसिडरेशन जो है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लैपटॉप सेल्स
करनी है और हम लोग लैपटॉप सेल्स करते थे $500 का। सही है। बट एक बंदा आया, एक कस्टमर आया, बड़ा कस्टमर आया, एक यूनिवर्सिटी आई फॉर एग्जांपल। उसने कहा हमें ज़्यादा लैपटॉप्स चाहिए और हम आपके पक्के कस्टमर्स होंगे, हमारे साथ प्राइस लाइक के कम लगाओ। अब हमने यहाँ पे एक शर्त रख दी। हमने कहा कि इफ शर्त, अब शर्त क्या है, अगर इस कस्टमर ने मोर देन, अब उसने कहा ना कि मैं बड़ा कस्टमर हूं आपका, मैं आपके साथ लॉयल रहूंगा। हमने कहा अगर आपने 500 लैपटॉप्स से ज्यादा अगर हमसे परचेजेस की इन अ ईयर, इन 12 months, तो हम आपको प्राइस 450 लगा देंगे पर लैपटॉप, अगर ये शर्त आपने पूरी की तो। अब जिस दिन उसने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन उसने 100 लैपटॉप्स हमसे ले लिए। सही है, पहले महीने में उसने 100 लैपटॉप्स ले लिए। तो इस 100 लैपटॉप्स की मैं क्या प्राइस लगाऊं? अब मुझे तो नहीं पता कि ये अगले 12 महीने में 500 लैपटॉप्स लेगा या नहीं लेगा। क्या मैं इस 100 लैपटॉप्स जो पहले महीने में मैंने बेची हैं, क्या इसका रेवेन्यू भी मैं जब 12 महीने पूरे हो जाए, जब मुझे प्राइस पता लग जाए कि भाई 500 ही मैंने लगानी है या 450, तब लिखूं? तो ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या पता वो अगले अकाउंटिंग ईयर में इसके 12 महीने पूरे हो रहे हो, तो हमें अगले अकाउंटिंग पीरियड में पता लगेगी प्राइस। तो इस अकाउंटिंग पीरियड में हम क्या करें, जो 100 लैपटॉप्स हमने बेचे थे। तो इस तरह का रेवेन्यू हम कैसे लिखेंगे, अब कितना रेवेन्यू लिखें, तो इस पे बात करेंगे गाइस। सही है, इस पे बात करेंगे। तो चलो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वेरिएबल कंसिडरेशन आप लिख सकते हो। आप आज भी उन 100 लैपटॉप्स, जो पहले महीने में 100 लैपटॉप्स बिके हैं, कह लो कि फर्स्ट मंथ में 100 लैपटॉप्स बिके हैं, आप इनका रेवेन्यू कितना लिखोगे? क्या 500 पर लैपटॉप या 450 पर लैपटॉप, कितना लिखोगे? तो वो कह रहे रेवेन्यू लिख सकते हो अगर वो रिवर्सल ना हो उसका। अगर आपको लग रहा है ना कि जो मैं आज लिखूंगा वो ठीक एजम्पशन है, वो ठीक जजमेंट है और उसका रिवर्सल कल को नहीं होगा, तो आप लिख सकते हो रेवेन्यू। सही है। देखो, 100 लैपटॉप्स बेच तो दिए ना, अब वो मुझे 500 दे या 450 दे, भाई बेच तो दिए हैं ना, तो आज हम इसका रेवेन्यू लिख सकते हैं ना। कल को क्या 100 लैपटॉप्स वो वापस दे देगा तो सेल्स रिटर्न लिख लेंगे, कोई बात नहीं। रिवर्सल हो भी जाए तो कोई बात नहीं है, सेल्स रिटर्न लिख दो। बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई सेल्स हो गई है और रेवेन्यू बाद में रिवर्स नहीं होगा, तो बस लिख दो रेवेन्यू। तो अब 100 लैपटॉप्स अगर उसने पहले महीने में लिए हैं तो जजमेंट यूज करो। सही है, जजमेंट यूज करो। आपने जजमेंट यूज करनी है और अब प्राइस सेलेक्ट करनी है कि हम कितना रेवेन्यू लिखें। मैं कहता हूँ कि 100 लैपटॉप्स पहले महीने में है, तो 12 महीने में क्या वो 500 लैपटॉप्स नहीं ले सकता हमसे? क्या वो 12 महीने में 500 लैपटॉप्स नहीं ले सकता? तो मेरी एग्जांपल के मुताबिक हाँ ले सकता है। पहला महीना मींस 100 लैपटॉप्स लेना मींस के बाकी 11 महीनों में 400 ही और लैपटॉप्स लेने हैं ना। तो बड़ी में उसने क्वांटिटी तो आज ले ली है, तो मैं कितना रेवेन्यू लिखूंगा? जो मुझे लग रहा है, अब मेरी जजमेंट क्या कह रही है कि हाँ ये 500 लैपटॉप्स फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये ले लेगा साल में। तो अगर ये 500 लैपटॉप्स ले लेगा, मेरी जजमेंट के मुताबिक लग रहा है, तो फिर इसका रेवेन्यू कितना लिखना चाहिए हमें? 450। मैं कहता हूँ नेक्स्ट मंथ इसने कुछ नहीं लिया, सेकंड मंथ में भी नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ मंथ में भी नहीं, और नाइन्थ मंथ में जाकर इसने हमसे सिर्फ 20 लैपटॉप्स और ले लिए। सही है। अब देखो 9 मंथ गुजर गए इस कॉन्ट्रैक्ट को। पहले इसने 100 लैपटॉप्स लिए और फिर इसने क्या किया, 20 लिए। अब 9 महीनों में टोटल कितने हो गए हैं? 120। और कॉन्ट्रैक्ट वो जो हमने टाइम लिमिट रखी हुई थी उसमें तो सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। 9 महीने गुजर गए हैं और जस्ट 120 लैपटॉप्स इसने लिए हैं। तो अब इन 20 लैपटॉप्स का मैं क्या रेवेन्यू लिखूं? क्या मैं 500 लिखूं या 450? 450 तो तब ना कि अगर ये मेरी शर्त के मुताबिक जा रहा होता, तो मुझे तो नहीं लग रहा, अभी मेरी जजमेंट कह रही है कि ये नहीं लेगा 500 लैपटॉप्स। तो फिर इन 20 लैपटॉप्स का क्या रेट होगा जो नॉन डिस्काउंटेड है? मेरी जजमेंट यही कह रही है कि ये वो लिमिट पूरी नहीं करेगा 500 लैपटॉप्स एक साल में लेने वाली।
तो मैं इसको डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो मैं 500 ही लगाऊंगा। और पीछे जो मैंने 100 लैपटॉप्स लिखे थे वो तो मैंने 450 पे लिखे हैं, क्योंकि उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि ये वो पूरी कर लेगा, जो मैंने इसके साथ कंडीशन रखी हुई है, कॉन्टिजेंसी रखी हुई है। तो मैंने तो उनका 450 लगाया था, तो मैं वो भी क्या कर लूंगा, 50-50 से इंक्रीज। पहले जो कॉन्टिजेंसी जैसे लग रही थी मैंने उसके मुताबिक रिकॉर्ड किया था, अब जो कॉन्टिजेंसी मुझे लग रही है अब मैंने उसके मुताबिक इसको इंक्रीज कर दिया है, और इसको तो लिखा ही क्या है पूरा। इसको 450 पहले लिखे हुए थे, 50 अभी लिख दिया, तो ये भी बढ़ गया। तो कहने का मतलब क्या है, वेरिएबल कंसिडरेशन का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जा सकता है जैसे जैसे कॉन्टिजेंसी मूव कर रही हो, जैसे जैसे आपकी जजमेंट हो, वैसे वैसे। सही हो गया। देखो, कोई पेनल्टी आप पे लगने वाली है या आपको कुछ आपने किसी को कुछ देना है, तो वो अगर आपको लग रहा है कि भाई हम देंगे, तो आप पहले से ही उसकी ट्रीटमेंट कर लो ना भाई। बात समझ आई नहीं आई है? जैसे कि वो प्रोविजन में था, वनरेस कॉन्ट्रैक्ट, आपको पहले से ही पता था कि हमें नुकसान होगा, तो पहले से ही हमने प्रोविजन लिख ली थी। तो यहाँ पे भी पता है कि भाई हम लोग सेल कर रहे हैं 1000 की और उसमें 200 का नुकसान होगा, तो कंसिडरेशन अपनी पहले से ही कितनी रखो। तो जैसे जैसे आपको लग रहा था, जैसी जजमेंट ने कहा कि हाँ भाई ये नुकसान होगा, तो आपने अपनी कंसिडरेशन उसके हिसाब से लिख दी। बात समझ आई है? आपको जजमेंट कह रही है कि कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप उसके हिसाब से अपनी जजमेंट के हिसाब से अपना रेवेन्यू लिख लो। तो जजमेंट के हिसाब से रेवेन्यू लिखेंगे, शर्तों पे वो डिपेंड कर रहा होगा किसी ना किसी पे। तो एक और भी इसमें बात है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। सही है, ये क्या होता है मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, सही है, वीडियो में ये आगे लिखे हुए हैं केसेस मैंने, ये मैं डिटेल में बात करूंगा इस पर। तो वेरिएबल कंसिडरेशन में क्या है, कंटीजेंट कंसिडरेशन होती है। ये सेल ऑन रिटर्न बेसिस की भी मैंने बात ऑलमोस्ट आप लोगों को बता दी है। सही है, कि जैसे जैसे आपको लग रहा है आप वैसे वैसे अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करते जाओ। मैं इसकी एग्जांपल्स दूंगा वेरिएबल कंसिडरेशन की, सही है, किट से और स्पेशल क्वेश्चंस में से। अच्छा गाइस, हम लोग कंटीजेंट कंसिडरेशन, वेरिएबल कंसिडरेशन को देख रहे थे, और ये रिकॉर्ड करने की इजाज़त है जजमेंट यूज़ करके। सही है, जजमेंट यूज़ करके। वो अलग बात है, जजमेंट गलत हो जाए तो रिवर्स भी कर सकते हो, जजमेंट यूज़ करके रिकॉर्ड कर सकते हो। डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस हम लोग पढ़ रहे हैं, सही है। और उसमें हमने पहला देखा था कि अमाउंट्स कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी हमारे रेवेन्यू में नहीं लिखी जाएगी, वो हमारा पेएबल होगा और रेवेन्यू नहीं होगा। फिर हमने कंटीजेंट कंसिडरेशन देखी थी, सही है। अब तीसरी चीज़, फाइनेंसिंग। देखो, एक आप लोग आज सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आज है 1 अप्रैल X3, और आपको बंदे ने कहा कि भाई मैं पैसे दूंगा X5 में। आपने उसको चीज़ दे दी, फॉर एग्जांपल गाड़ी, गाड़ी बेच दी हमने। उसने कहा कि भाई मैं आफ्टर 2 इयर्स आपको पैसे दूंगा। तो अब सोचो ज़रा यहाँ पे हुआ क्या है, हमने गाड़ी बना दी, हमने इसको बेच दी, दे दी, अब हमारे पैसे तो फंस गए। पैसे कब मिलेंगे? 2 साल बाद। उसने कहा 2 साल बाद मैं आपको दूंगा 3 मिलियन। अब वो तो 3 मिलियन मिलने हैं 2 साल बाद ना, क्या मैं आज उसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ या नहीं? सही है, आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि क्या हम उसको आज रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यस, कर सकते हो। सही है, कर सकते हो। आपने हमेशा क्या करना है, आपने टाइम को लाजमन देखना है पेमेंट की, तो आप उस टाइम के हिसाब से कर सकते हो। देखो, आपने आज के दिन वो गाड़ी उसको दे तो दी है ना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है, तो क्रेडिट रेवेन्यू, रेवेन्यू आप लिख सकते हो। कितना लिखेंगे, क्या 3 मिलियन? मैं बताता हूँ कितना लिखेंगे। डेबिट, पैसे उसने नहीं दिए तो रिसीवेबल लिख दो। सही है, तो आज ये ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। IFRS 15 आपको ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का कह रहा है कि भाई इजाज़त दे रहा है, कर लो, बट एट प्रेजेंट वैल्यू। सही हो गया। जब भी याद रखना, दोनों सेल्स और पैसों की सेटलमेंट की डेट्स में जब 12 महीने से ज़्यादा गैप आ जाए, तो क्या आप वो सेल्स लिख सकते हो? हाँ, लिख सकते हो, बट किस पे? एट प्रेजेंट वैल्यू। सही है, एट प्रेजेंट वैल्यू।
तो हम लोग क्या करेंगे, कंपनी का अप्रोप्रिएट डिस्काउंट फैक्टर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल 10% मैंने लगाया तो उसका दूसरे साल का आता है 0.826। सही है, तो हम लोगों ने 2400 2.4 मिलियन हमने रेवेन्यू प्रेजेंट वैल्यू में लिख दिया। सही हो गया, हमने ये रेवेन्यू लिख दिया। अब आज 1 अप्रैल X5 को हमने एट प्रेजेंट वैल्यू रेवेन्यू और रिसीवेबल्स लिख दिए थे। कितने? 2.4 मिलियन। अब मैं कहता हूं कि नेक्स्ट मार्च में ईयर एंड आया हमारा, ये X3 था जब सेल की थी, X4 पहला साल आया ईयर एंड। अब पहले ईयर एंड पे जब स्टेटमेंट बनेगी, इसमें कितना रेवेन्यू जाएगा? तो इस साल जब हमने सेल की थी, इस साल की पहली तारीख को जब हमने सेल की थी, तो हमने रेवेन्यू तो लिख दिया था 2400। क्या हमारा रेवेन्यू 2400 है? तो आंसर इज नो। 2400 तो प्रेजेंट वैल्यू है, रेवेन्यू तो 3000 था। सेल्स तो हमने 3000 की है, 3 मिलियन की है। बट हाँ, वो 3 मिलियन मिलने लेट थे, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू में लिख दिए थे जिस दिन सेल की थी। ईयर एंड आया, अब वो वैल्यू तो चली जाएगी P&L में जो हमने लिखी थी। बट क्या यही रेवेन्यू है हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट में? तो आंसर इज नो। हाँ, ये तो प्रेजेंट वैल्यू है, इसको अनवाइंड भी तो करेंगे। अनवाइंड करेंगे क्या, देखो दो इश्यूज अराइज होते हैं जब प्रेजेंट वैल्यू में हम ले आते हैं। एक तो ये कि रेवेन्यू हमारा अंडरस्टेटेड है, एक इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि आपको पैसे कितने मिलने हैं? 3000 ना, तो रिसीवेबल तो आपने 2400 लिखा हुआ है, मिलने 3000 है, लिखा हुआ 2400 है, तो रेवेन्यू भी कम है, रिसीवेबल भी कम है। कुछ ऐसा करना है कि रिसीवेबल भी बढ़े और रेवेन्यू भी बढ़े, तो अनवाइंडिंग ऑफ रिसीवेबल्स। इस दफा एसेट की अनवाइंडिंग करोगे आप लोग। ओपनिंग एसेट लोगे, ईयर एंड पे आप लोगों ने क्या करना है? अनवाइंड करना है। ओपनिंग एसेट लोगे, उस पर लगाओगे वो डिस्काउंट रेट, रेट लगाओगे। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर नहीं, रेट 10% था, तो 240 आया। इससे आप अपना रिसीवेबल भी बढ़ा दो और इनकम में भी ले जाओ। किस नाम से? फाइनेंस इनकम के नाम से। तो वो आपसे पूछे कि टोटल कितनी इनकम होगी पहले साल, तो पहले साल वो डिस्काउंटेड वैल्यू भी एज ए इनकम में गया और उसकी अनवाइंडिंग भी जाएगी, तो टोटल रेवेन्यू इज दिस। वो आपसे पूछे रिसीवेबल पहले ईयर एंड पे कितना रह गया है, तो ओपनिंग रिसीवेबल ये था, उसको हमने इंक्रीज किया इतने से, तो क्लोजिंग रिसीवेबल आ जाएगा आपके पास 24,000, 2400 प्लस 240। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे? यही क्लोजिंग रिसीवेबल नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है 2640, इस पे लगाओगे 10%, वो वैल्यू रिसीवेबल में भी ऐड करोगे, वो वैल्यू फाइनेंस इनकम में भी लेके जाओगे। तो अगले साल रेवेन्यू में, इनकम में सिर्फ क्या होगा? फाइनेंस इनकम, बस। सही है, तो ये इजी इजी टॉपिक था। सही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस टॉपिक का नाम आप लोग कह सकते हो। इस टॉपिक का असल में जो नाम है वो है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। सही है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का मतलब ये है, जहाँ से मैंने कहानी शुरू की थी, कि भाई इतने अरसे तक तो हमारे पैसे फंसे रहेंगे, तो इसके लिए फाइनेंस जो हमने एक्वायर किया हुआ होगा वो पैसे स्टक रहेंगे। सही है, तो ये बहुत ही अहम चीज़ है, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें हम लोग आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पैसे नहीं मिलते, ये सिग्निफिकेंट है। और किस लिहाज से सिग्निफिकेंट है? पैसे के लिहाज से, कि हमारा पैसा इसमें स्टक रहता है, तो इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। तो इंडिकेटर्स आपसे वो पूछ सकता है थियोरेटिकली, न्यूमेरिक क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैंने आप लोगों को करवा दिया, एग्जांपल जो दिया। सही है, बट थ्योरेटिक वो पूछ सकते हैं कि भाई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट क्या है, तो जब भी याद रखना डिफरेंस हो, जो अमाउंट उसने प्रॉमिस की है हमें देने की, अ, जिस दिन हमें वो पैसे देगा, जिस दिन वो प्रॉमिस कर रहे हैं और जिस दिन वो देगा। और सिग्निफिकेंट लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन ट्रांसफर, और ये भी है। सही है, ये डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन एंड कैश सेलिंग प्राइस। सही है, तो ये क्या है, मैं बताता हूँ। देखो, जब आप किसी को क्रेडिट पे दे रहे होते हो ना, तो फिर आप उससे पैसे थोड़े से
ज्यादा लेते हो, सही हो गया। और जिससे कैश टू कैश में काम कर रहे होते हो उससे थोड़े कम लेते हो। तो अगर क्वेश्चन में अगर वो बोले कि भाई मैं सेल कर रहा था, उसने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दो, तो मैंने उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दी, तो ये भी इंडिकेटर है क्या, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का। सही हो गया। तो ये थेरेटिक सी थी। एग्जाम्पल ये वाली मैं नहीं करवा रहा, मैं डायरेक्ट किट की एग्जाम्पल्स इकट्ठी भेजूंगा। तो एग्जाम्पल आसान है, ऊपर जो मैंने करवाई है बस ये वही है, और इस नोट्स में डिटेल समझाई भी है। अच्छा, अगले स्टेप पे चलते हैं। सही है, जो मैं स्किप कर रहा हूँ ये फिर डिस्कस करेंगे। स्टेप 4, एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस। बांट दो ट्रांजेक्शन प्राइस को किस चीज पे, टू सेपरेट, ये देखो, टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सही हो गया। अब कितना कितना बांटूं, उस 650 को मैंने कैसे बांटा था? क्या 650 में से 6 लाख एक तरफ और 25-25 मैंने किया था कि 25,000 और 25,000? नहीं, मैंने उनकी स्टैंड अलोन वैल्यूज को देखकर इस 650 को बांटा था। स्टैंड अलोन वैल्यूज को देखकर मैंने 360 एक को कहा था, एक 144 एक को, 144 एक को। सही है। तो स्टैंड अलोन वैल्यूज के हिसाब से हम लोगों ने एलोकेट करनी है ट्रांजेक्शन प्राइस को। तो डिस्काउंट्स वाला टॉपिक इधर आता है, वो जो मैंने सबसे पहले वीडियो में जहाँ से बात मैंने शुरू की थी, वो मैंने यही एग्जांपल आप लोगों को करवाई थी। बंडल्ड सेल वाला जो डिस्काउंट होता है, वो डिस्काउंट आपने हर कंपोनेंट को वो डिस्काउंट देना है। सही हो गया। ये देखो, शिंजी को सेल्स अ मशीन एंड 1 ईयर्स फ्री टेक्निकल सपोर्ट फॉर 50,000। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो एग्री की है वो 50,000 एग्री की है। और क्या ये इसमें एक चीज़ है? नहीं, इसमें एक मशीन भी है और इसमें सपोर्ट भी है। तो आपने इस 50,000 को अब इन दोनों पे बांटना है, मशीन पे भी और 1 ईयर सपोर्ट पे भी। वो कह रहे कि वैसे ही हम लोग जब ये सेल करते हैं, अगले लाइन में वो बता रहा है सेंटेंस में, वो कह रहे हैं ये जो मशीनरी है ना, ये हम लोग वैसे नॉर्मली सेल करते हैं, स्टैंड अलोन वैल्यूज दे रहा है। मशीन है कितने की? 60,000 की। और डज नॉट सेल टेक्निकल सपोर्ट फॉर दिस मशीन एज स्टैंड अलोन और अदर सपोर्ट्स है। वो कह रहे हैं कि इस मशीन के लिए हम सपोर्ट बेचते ही नहीं है, बट वो बंदा कस्टमर हमारे पीछे पड़ गया होगा कि भाई सपोर्ट भी दो मुझे। तो हमने कहा कि यार हम लोग जो बाकी सर्विसेज देते हैं ना, बाकी चीज़ों में हम लोग सपोर्ट देते हैं, जो भी हम मशीनरीज वगैरह बेच रहे हो, वो उसकी प्राइस, लाइक कि ये सपोर्ट भी उसी की तरह थी। तो हमने क्या किया कि वो जो बाकी सपोर्ट्स थी ना उनकी प्राइस ली। वो कह रहे कि यार वो जो बाकी सपोर्ट्स देने पे खर्चा हमें पड़ता था 10,000, बट इस पे हम लोग कमाते थे कितना? 50%। कॉस्ट पे कमाते थे 50%। तो वो सपोर्ट की क्या प्राइस होती थी? जब एक चीज़ पे हमारा खर्चा आता हो 10 और उसको हम 50% मार्कअप पे बेचते थे, इसका मतलब है उसकी प्राइस हम लोग लगाते होते थे 15। तो टोटल 75 थी, हमने एग्री कर ली कितनी? 50। तो 25,000 का हमने डिस्काउंट दिया। अब क्या ये डिस्काउंट 25 यहाँ से माइनस करूं या यहाँ से? तो दोनों से। कितना कितना परसेंटेज निकाल लो डिस्काउंट की। डिस्काउंट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, तो ये बन रहा है 33%। तो इसमें से भी 33% निकालो, इसमें से भी 33% निकाल लो। देखो, आप लोग पूरे 75,000 में से 33% निकालो तो ये प्राइस बनेगी। तो इनमें से अलग अलग 33% निकालो तो तब भी उनको कंबाइन कर लो तो वो भी 50,000 ही बनेगा। तो 60,000 में से 30% माइनस करो तो ये 40,000 बनता है। और 15,000 में से 33% माइनस करो तो ये 10,000 बनता है। इन दोनों को मिलाओ तो ये 50,000 बनता है। सही हो गया। यहीं से मैंने किस्सा शुरू किया था इसका। तो अब रिकॉग्नाइज रेवेन्यू रह गया, और इस पे जाने से पहले बस इसके बाद स्टैंडर्ड में रिकॉग्नाइज रेवेन्यू पढ़ने के बाद हमने डिफरेंट केस है, स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड थ्योरेटिकली बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, और कह लो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सबसे बड़ा ही स्टैंडर्ड में ये आ जाता है, कंसोलिडेशन वगैरह को हटाओ तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने गाइस पढ़ा क्या है? सबसे पहले मैंने तुम लोग को एग्जांपल दी थी, उस एग्जांपल को, वो एग्जांपल देखो वो कहाँ से रिलेट असल में कर रही थी। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, चौथे स्टेप में मैंने उसकी डिटेल बताई है। सही है, डिस्काउंट वाली। मैंने सबसे पहले 5 स्टेप्स का इंट्रोडक्शन दिया था वो एग्जांपल देने के बाद। अच्छा,
मैंने एक एग्जाम्पल करवाई है आप लोगों को, और वो एग्जाम्पल किस चीज़ की है? वो है डिस्काउंट्स की। सही है, डिस्काउंट कौन सा वाला? बंडल्ड सेल डिस्काउंट की। तो बस यही क्वेश्चंस आएंगे तुम लोगों को, ये जो मैं बोर्ड ये अभी लिख रहा हूँ जो मैं, बंडल सेल डिस्काउंट से आ सकता है या 5 स्टेप्स पूछ सकता है। फिर हमने फर्स्ट स्टेप में के फीचर्स पढ़े थे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है। फिर हमने स्टेप नंबर 2 में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को देखा था। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कैसे हम लोग थियोरेटिकली आइडेंटिफाई करते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। और इसमें हम लोगों ने एक केस पढ़ा था, एजेंसी। नेचर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में था कि क्या हम लोग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई खुद करेंगे या किसी एजेंट के थ्रू। तो एजेंसी सेल्स, एजेंसी जब कोई सेल करती है तो उसका रेवेन्यू सिर्फ क्या होता है? कमीशन। ये बात नहीं भूलनी, सही है। और उसका कोई इनकम एक्सपेंस नहीं होता, सिर्फ रेवेन्यू। क्या होता है इस कॉन्ट्रैक्ट में? सिर्फ कमीशन होता है। सही हो गया। अगर उसने और कुछ भी लिखा हुआ है तो वो गलत लिखा हुआ है, उसको तुम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। स्टेप 3 हमने पढ़ा है, और स्टेप 3 में काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे अगर रेवेन्यू उठाओ, वो एजेंसी के साथ भी लिंक्ड था। एजेंसी भी तो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे उठाती है, तो उसको रेवेन्यू नहीं लिख सकते। थर्ड पार्टी सेल्स लिख देता हूँ। हमने कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन को थोड़ा सा डिस्कस किया। शर्तियन कंसिडरेशन जजमेंट यूज करके रिकॉर्ड की जाती है। खैर है, जजमेंट गलत भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। और इसके अलावा हमने डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस में हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पढ़ा, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। और स्टेप 4 इटसेल्फ एक क्वेश्चन था, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। सही है, बंडल्ड सेल डिस्काउंट इसमें आ जाता है। बंडल्ड सेल डिस्काउंट वाली इसमें एग्जांपल आती है। सही है, तो स्टेप 5 रहता है, और स्टेप 5 के बाद इन्हीं से रिलेटेड हम केसेस में बात करेंगे। सही हो गया। ये जो अभी बात, ये जो मैंने समरी सी बनाई हुई है ना, बस इसी के होंगे। सही हो गया। तो स्टेप नंबर 5 रहता है।